नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फैफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन मकड़ी का जाला एकांकी को आगे बढ़ाएंगे, जो किसके द्वारा रचित है? जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। और माथुर जी द्वारा रचित कौन सा एकांकी? मकड़ी का जाला, जिसमें अपन किसको पढ़ रहे थे? अपन यूं लग रहा है कि माथुर जी को ही पढ़ रहे थे। और इसमें जो शीर्षक है वो कौन है? मिस्टर भोलानाथ है। और मिस्टर भोलानाथ किस से बात कर रहे हैं? स्वयं से बात कर रहे हैं। और स्वयं को नाम किसका दिया गया है? अर्ध चेतन का नाम दिया गया है। और ये अर्ध चेतन भोलानाथ को बार बार ललकार रहा है, इससे के साथ बार बार बात कर रहा है। क्या बातें होती है दोनों में? अपन पिछली क्लास में थे कि अर्ध चेतन ने भोलानाथ से कहा कि इस गीत को पहचानते हो, गीत को पहचानते हो। और उसके बाद तुरंत बाद गीत के कुछ शब्द सुनाई देते हैं, गीत का स्वर सुनाई देता है और भोलानाथ उसे सुनते जाते हैं। भोलानाथ उस गीत के स्वर को, उसके शब्दों को सुनते हैं। धीरे धीरे जब अपनों ने अंतिम इसकी लाइन पढ़ी थी, रे मन की कहानी आंखों से सुनाओ, और उसी के साथ यूं है कि शब्द तो बंद हो जाते हैं। यानी उस गान के ये जो शब्द थे, रे मन की कहानी आंखों से सुनाओ, वहीं पर शब्द तो बंद हो जाते हैं। परंतु शब्दों के साथ जो स्वर था, यानी जिस राग में गाया जा रहा था, हम गाते ना तो उसी प्रकार से ये स्वर है वो अभी तक जारी था। ये स्वर जारी था, शब्द हालांकि बंद हो गए। अब ये जो स्वर जारी था, उसी स्वर के साथ और अर्ध चेतन फिर से बोलता है। अभी तक ये इसको चेतावनी दे रहा था, इसको प्रताड़ना दे रहा था। प्रताड़ना का मतलब इसको झकझोर रहा था कि तुम पापी हो, तुम गलत हो, तुमने कुछ नहीं प्राप्त किया। यानी अभी तक इसके स्वर में क्या थी? अभी तक इसके स्वर में थी प्रताड़ना। प्रताड़ना यानी प्रताड़ित करना, प्रताड़ना थी। परंतु अभी इसके स्वर में करुणा है, करुणा है। और करुणा से अर्ध चेतन क्या कहता है? ये कहता है कि भोलानाथ, ध्यान से सुनो इस गीत को, क्या तुम इनको पहचानते हो? और फिर वो उसी समय की वो सारी बातें याद करवाता है, और जिनके बारे में भी अपनों ने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत देख लिया था 20 वर्ष पहले। अब वर्तमान में भोलानाथ कितने वर्ष के हैं? 45 वर्ष के। यानी जब इनकी अवस्था कितने वर्ष की थी? 25 वर्ष की। 25 वर्ष की अवस्था के लिए अर्धचेतन याद करवाता है कि 20 वर्ष पहले को याद करो, तुम सड़क से जा रहे थे, एक बंगले के पास रुके थे, जहां से ये गीत आ रहा था, स्वर आ रहा था, तुम रुके, बाजा बंद हुआ, आंखों से आंखें मिली, और आंखों से आंखें मिली तो उसके बाद बार बार मिलना, बार बार मिलना, बार बार मिलना, घंटों साथ में समय बिताना, घंटों समय बिताना। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि उसके बाद वही मिलन की दशा, मिलन की तड़फ, चिट्ठियां और चोरी चोरी मिलने का नटखटपन, वो सब तुम में था। उस समय तुम रोते भी थे, तुम हंसते भी थे। याद करो उस समय को। परंतु उसके बाद क्या हुआ? लेखक क्यों कहते हैं कि ये था उस समय? प्राचीन काल में सामान्यतः चिट्ठियां होती थी, पत्र, प्रेम पत्र लिखे जाते थे, कबूतर जा जा जा। तो इस प्रकार के गाने जो है वो प्राचीन काल के ही हैं। आजकल तो एक लेखक ने कहा भी है कि मोबाइल के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे कलेजा निकाल कर खत पर। तो उसी प्रकार से उस समय चिट्ठियां होती थी। उन्हीं चिट्ठियों का अर्ध चेतन है वो यहाँ पर विवरण दे रहा है, जिक्र कर रहा है। इसी प्रकार से इनके बीच में चलता था। लेकिन उसी समय भोलानाथ ने एक अलग निर्णय किया। और इसने क्या किया? एक सूखी सड़क पर लगातार चलना प्रारंभ कर दिया। लगातार चलना इसने शुरू कर दिया। और
पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, मुड़कर नहीं देखा। और भोलानाथ, अब भोलानाथ है वो बोलना चाह रहा है कि वो बात करे, वो कुछ बोले, परंतु उसके शब्द नहीं निकल रहे, उससे बोला ही नहीं जा रहा। धीरे धीरे अर्धचेतन यूं कहता है कि तुमने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा, तुमने कमला के बारे में भी नहीं सोचा। और जैसे ही भोलानाथ को कमला नाम सुनता है तो वो जल्दी से कहता है कि बोलो बोलो, तुमने क्या नाम लिया, दोबारा बताना कौन सा नाम था। तब अर्धचेतन कहता है कि अरे कमला, भूल गया तुम उसे। तो फिर उसी समय यूं होता है कि भोलानाथ के कमरे में ही एक कोने से पहले तो एक छाया मूर्ति आती है जो स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही, वो निकल कर आती है, परंतु धीरे धीरे उसकी छवि स्पष्ट हो जाती है। नीली साड़ी में कमला का चित्र उसे स्पष्टता दिखाई देता है। अर्थात नीली साड़ी में जब वो कमला से मिला था, उसकी वो तस्वीर बिल्कुल उसकी आंखों के सामने नाचने लगती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। अर्धचेतन कहता है कि भोलानाथ, तुम रो रहे हो, खूब रो, क्योंकि अच्छा है, तुम रोओगे तो तुम अपने अतीत को याद करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया था। और अर्धचेतन कहता है कि उस समय तुमने मुड़कर नहीं देखा और तुमने यूं सोच लिया कि पहले मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, और जब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तब मैं प्रेम करूंगा, तब मैं सौंदर्य के दर्शन करूंगा। लेकिन भोलानाथ, आज तेरे पास पैसा तो है, परंतु प्रेम व सौंदर्य का समय समाप्त हो चुका है। और फिर आगे अर्धचेतन कहता है कि तुमने उस कमला को भी रोते हुए छोड़ दिया। और वो कहता है कि याद है तुम्हें वो अरुण, अधर का मतलब होता है होठ, और अरुण का मतलब होता है लाल। वो याद है तुम्हें अरुण अधर, वो नागिन सी वेणी का मतलब होता है चोटी, नागिन के समान लंबी चोटी। वो याद है तुम्हें गर्दन, यानी बहुत ही सुंदर गर्दन। वो याद है तुम्हें पहेली पूछने वाली सी आंखें, तुम्हें क्या वो सौंदर्य याद नहीं है? क्या तुम भूल गए उनको, उन अरुण अधरों को, उस नागिन सी वेणी को, उस पतली और लंबी गर्दन को, उस पहेली पूछने वाली आंखों को? पहेली पूछने वाली आंखों का मतलब है कि रहस्यमयी आंखें, जिनमें भोलानाथ जब भी देखता था तो उसे एक रहस्य का भाव दिखाई देता था, उसे गूढ़ दृश्य दिखाई देता था। कि तुम भूल चुके हो उन बातों को, तुम भूल चुके हो उसको। तो यहाँ पर फिर अर्धचेतन फिर भोलानाथ को चेतावनी दे रहा है और कहता है कि तुमने मुड़कर भी नहीं देखा, तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। अब तुम आज अतीत को याद करके यदि रो रहे हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही अच्छा है। आज समय निकल चुका है, उसको याद करने का वैसे कोई फायदा भी नहीं है। और उसी समय जैसे जैसे अर्धचेतन बोलता जाता है, वैसे वैसे पीछे का म्यूजिक, यानी पीछे एक म्यूजिक होता है जो लगातार बह रहा है, यानी लगातार म्यूजिक बज रहा है, उसका स्वर तीव्र होने लगता है, उसका स्वर तेज होने लगता है। और उसी समय वो नीली साड़ी वाली छवि उसके सामने आती है एक कोने से, और दूसरे कोने की तरफ धीरे धीरे जा रही है। उसकी आंखें उसी पर गड़ी हुई है, भोलानाथ के चेहरे पर उसकी आंखें गड़ी हुई है, और वो धीरे धीरे जैसे मतलब बल खाती हुई सी, या फिर यूं कहें कि जैसे आंखों से बहुत कुछ कहती हुई सी, और फिर वो छवि जा रही है। यहां पर अर्धचेतन बोलता जा रहा है। ये पीछे का म्यूजिक अपन यूं भी कह सकते हैं कि जब भोलानाथ को अपना अतीत याद आ रहा है तो उसकी धड़कनें भी बढ़ रही है। और चूंकि यहां पर कमला भी
कमला की छवि भी भोलानाथ को देख रही है। तब भोलानाथ को बहुत दुख हो रहा है अपने अतीत के बारे में सोचकर, और उस समय कमला उसे तीखी नजरों से देख भी रही है, मानो उसे यूं कह रही हो कि तुझे मोहब्बत करने का हिसाब नहीं आया, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं आया, मैंने गुजार दी पूरी जिंदगी तेरे स्वप्न में, परंतु तुझे कभी नींद में भी ख्वाब नहीं आया। तो इस प्रकार से मानो कमला उसे कहती जा रही है और भोलानाथ उसका स्वर सुनता ही नहीं है। और फिर यूं होता है कि एक कोने से निकलकर और वो दूसरे कोने से चली जाती है, और जैसे ही उसकी छवि गायब होती है वैसे ही भोलानाथ मानो जल्दी से खड़ा होकर, कमला कमला रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम कहां जा रही हो। और इस प्रकार से ये खड़ा हो जाता है, और ये जैसे ही खड़ा होता है इसकी नींद टूट जाती है, और जैसे ही इसकी नींद टूटती है पूरा का पूरा पसीने में लथपथ है, घबराया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एकदम से खड़ा होता है, फिर चारों तरफ देखता है तो कहीं नीला प्रकाश नहीं है, कहीं अंधेरा नहीं है, कहीं कोई व्यक्ति नहीं है, न अर्धचेतन की आवाज है, न वहां पर कमला है, नहीं कोई नीली साड़ी पहने कोई महिला है। और भोलानाथ वहां पर बहुत ही दुखी हो जाता है, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये था क्या। उसी समय वो वापस बैठता है, अपने दोनों हाथ आंखों पर रखता है और फिर कुछ सोचने लगता है। वो घबरा रहा है, इतने में ही क्लर्क अंदर आता है। क्लर्क आता है और क्लर्क एक फाइल दबाए, बगल में फाइल दबाए उसी प्रकार से आता है। तो भोलानाथ उसे कहते हैं कि बाबू यहां पे कोई आया था क्या। तो क्लर्क क्यों कहता है कि जी सर मैं ही यहां पर आया था, परंतु मैंने आपको देखा कि आप सो रहे थे तो मैं आपको सोते हुए छोड़कर देखकर और चला गया था। और इसी बीच भोलानाथ को जब वो उठता है तो उसे रेडियो सेट पर फिर से खबरें सुनाई देती है, फिर से खबरें सुनने लगती है, यानी कहां कमला, कहां अर्धचेतन और कहां। जब वो जाग कर देखता है तो वो रेडियो अभी तक चल रहा है, रेडियो पर अभी तक खबरें सुनाई जा रही है कि फौजी दस्तों ने इतने 35 टैंक बर्बाद कर दिए, जो कल हमले किए गए थे दुश्मनों द्वारा, उनके कुछ जो तोप है, कुछ जहाज है वो हमारे शिकारी जहाजों ने खत्म कर दिए, और कुछ है वो जमीन की तोपों ने उन्हें समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से भोलानाथ रेडियो सेट के पास जाता है, उसे घूर कर देखता है और फिर झुंझलाहट के साथ उसे बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो तो रेडियो सेट पर आ रही न्यूज को सुन ही नहीं रहा था, उसे खबरों का पता ही नहीं चल रहा था। तो इसलिए यहाँ पर फिर क्लर्क से बात करता है भोलानाथ, और क्लर्क से यूं कहता है कि कोई नहीं आया। तो क्लर्क कहता है कि नहीं कोई नहीं आया, यानी अभी वो जो स्वप्न देखा है उससे बाहर नहीं निकल पा रहा भोलानाथ। और फिर उसे यूं होता है कि धीरे धीरे यूं एहसास होने लगता है कि मैं कहाँ था, और फिर उसके दिमाग में आता है कि मकड़ी का जाला, अर्थात उसे पूरी की पूरी चीजें समझ में आने लगती है कि वो कहाँ था, स्वप्न में था, और इस प्रकार से उसे चेतावनी मिल रही थी। और यहाँ पर उसे ये भी समझ में आने लगता है कि उसने क्या खोया जिंदगी में और क्या पाया है। तभी क्लर्क एक बात और भी कहता है। क्लर्क यूं कहता है कि सर मैं यहाँ आया था, आपको सोता हुआ छोड़कर चला गया था, परंतु वो मिस्टर चंद्रभान वो आए हैं और वो नौकरी करना चाहते हैं, अर्थात उन्होंने हाँ कर ली सोच विचार कर। भोलानाथ अभी भी स्वप्न में है, पूरा बाहर नहीं आया था। वो कहता है कि उसे कह दो भाग जाए, भाग जाए। अगर जीना चाहता है, अगर हंसना चाहता है तो यहां से चला जाए। क्लर्क समझ ही नहीं पाता, वो चौंक कर और इनकी तरफ देखता है कि क्या कर रहे हो आप। तो भोलानाथ फिर कुछ अपने आप को संभालता है, फिर इधर उधर देखता है, फिर अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखता है, और फिर कुछ सोचता हुआ, समझता हुआ, विचारता हुआ, और क्लर्क से यूं कहता है कि आप मिस्टर भोलानाथ से, सॉरी मिस्टर चंद्रभान से यूं कहिए कि वो कल 10 बजे कंपनी में आकर मिले, उन्हें काम की तफसील समझा दी जाएगी। 10 बजे कंपनी में आकर मिले।
यानी कंपनी में आएंगे तो उन्हें पूरा का पूरा काम है वो समझा दिया जाएगा कि उन्हें क्या करना है, किस प्रकार से करना है। और यहां पर इन्हीं शब्दों के साथ एकांकी समाप्त हो जाता है। क्या था इस एकांकी में? देखिए, ये एक ऐसा एकांकी है जो सामान्यतः हर कोई बालक, हर कोई बच्चा है वो समझ नहीं पाता। पहली बात, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, माथुर जी द्वारा इस एकांकी में प्रेम की महत्ता स्थापित की गई है। वो यूं कह रहे हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा होता है, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, अपना काम भी नहीं। क्योंकि हम जीवन जीते हैं किसके लिए? प्रेम के लिए। हम काम में फंसे रहते हैं, हम पैसा खूब कमाते रहते हैं, परंतु हमें न सुकून होता है न हमें चैन होता है। तो इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ पल प्रेम के लिए रखने चाहिए। प्रेम भी होना चाहिए। हाँ, ये यूं नहीं कहते कि आप आलसी बन जाओ। हमारे एक हिंदी में कवि हुए हैं मलुक दास जी, उन्होंने तो यूं भी कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कह गए सबके दाता राम। काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अजगर कोई चाकरी थोड़ी ना करता है, पक्षी कोई काम थोड़ी ना करता है, वो भी तो पेट भरते हैं, तो अपने को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। परंतु माथुर जी ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि काम करो, जीवन चलाने के लिए कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इसके साथ साथ प्रेम भी होना चाहिए। हमें यदि अपनों के लिए समय नहीं है हमारे पास, हमें जीवन में हमारे पास हमारे साथ हमारा परिवार नहीं है, तो फिर हमारे जिंदगी का, हमारे जीने का कोई मोल नहीं है। क्योंकि अंतिम समय में जब आपके पास काम भी नहीं रहेगा, तभी आपके पास आपका साथी या आपका प्रेम ही रह सकता है। दिल की लगी दिल में रह जाती है और अक्सर कुछ मोहब्बतें अधूरी रह जाती है। इसी कहानी द्वारा या इस एकांकी द्वारा यही संदेश माथुर जी द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर ये एकांकी समाप्त होता जा रहा है। तो आप भी ध्यान रखिए कि अपने जीवन में प्रेम और कर्म को बराबर महत्ता दीजिए। बाकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।